हेलो माय प्यारे प्यारे से सेल्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत ही मस्त होंगे, चुस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो अब आता है हमारा सेशन जो कि है MCQs PYQs ऑन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मैं आज के इस सेशन में आपको वो सारे डिफरेंट टाइप्स के MCQs करवाने वाली हूँ जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और इवन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके 80 मार्क्स के एग्जाम में या 100 मार्क्स के एग्जाम में 20% जो 20 मार्क्स का वेटेज आता है वो शायद MCQ का होता है, शायद क्या MCQ का ही होता है। तो कहीं ना कहीं MCQ आपको हेल्प करने वाले हैं अपना ये 20 मार्क्स को लॉक करने के लिए। तो मेरे साथ तैयार हो जाओ, अपनी सीट की पेटी बांध लो और हम शुरू करते हैं अपना सेशन, जिसमें मैंने सारे MCQs को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। पहले मैं आपको जनरल से MCQ बताऊंगी जो कि थोड़े से इजी होंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको ऐसे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस या मीडियम लेवल के MCQs जो आपके आ सकते हैं टफ की कैटेगरी में या फिर मीडियम की कैटेगरी में, और लास्ट में मैं आपको वो सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन बताऊंगी, डिफिकल्ट MCQ बताऊंगी जो कहीं ना कहीं आने के 101% चांसेस हैं। तो मेक श्योर कि आप इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखो और मेरे साथ ये सारे MCQs प्रैक्टिस करो। चलो मूविंग ऑन टू द सेशन। सॉरी, मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम अपना सेशन हमेशा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई पढ़ने के लिए हमें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि भाई पढ़ाई मैम, पढ़ाई, ओ माय गॉड, कहाँ से लाए मोटिवेशन। तो मैम है आपको मोटिवेशन देने के लिए। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। एग्जैक्टली हमारा सबसे पहला जो स्टार्ट पॉइंट होता है ना, वो क्या होता है, बिलीव होता है खुद के ऊपर, हमारे सेल्फ के ऊपर, माई सेल्फ के ऊपर बिलीव होता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर 9th क्लास में हो, आपको लग रहा है कि आप 9th को कैसे क्लियर अप कर पाओगे, इतनी चीजें टफ है, तो डोंट वरी, बस खुद पे क्या करना है, ट्रस्ट करना है, धीरे धीरे करके हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करते रहना है। उसके बाद आधा रास्ता तो आपने ऐसे ही कंप्लीट कर लिया, यू आर हाफ वे देयर ऑलरेडी। ठीक है, तो डोंट गिव अप, बस कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप डूइंग योर स्मार्ट वर्क। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द MCQ सेशन, जो कि है सबसे पहले मैं आपको 10 जनरल MCQs बताऊंगी, आपके जो मतलब इजी क्वेश्चंस हैं सारे। लेवल 2 में आपके मीडियम मतलब थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होंगे, वो 5 क्वेश्चंस हैं आपके। और लास्ट में आपको एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बताने वाली हूँ मैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि भाई अब आपका मिड टर्म्स आने वाला है। हमें पता है कि भाई मिड टर्म्स का पेपर स्कूल वाले क्या बनाते हैं, टफ बनाते हैं। तो भाई उस मिड टर्म को निकालने के लिए, उस टफ सा पेपर सॉल्व करने के लिए हमें करनी होगी प्रैक्टिस। तो बस मैम आपको वो प्रैक्टिस करवा रही है। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर वेरी फर्स्ट MCQ, जो कि है अ सेल प्लेस्ड इन सोल्यूशन स्वेल्स अप, द सोल्यूशन इज। अगर एक सेल को आप किसी उसमें रख रहे हो सोल्यूशन में, तो उसमें क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस परफॉर्म हो रहा है। क्या परफॉर्म हो रहा है, ऑस्मोसिस। आपने सपोज करो एक सोल्यूशन लिया, ये आपने सोल्यूशन लिया और ये सा हमारा सेल के बाहर से अंदर पानी जाएगा, तभी तो वो मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोटा, फूल जाएगा बेचारा हमारा मोटू सा सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, और वो भी हाई टू लो कंसंट्रेशन। पानी, वाटर का कंटेंट यहाँ पे हाई है और वाटर का कंटेंट सेल के अंदर लेस है, तो बाहर से अंदर मूव करने लगेगा हमारा वाटर। तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि ऐसे सोल्यूशन में हमारा जो सेल है वो पानी क्या करता है, अपने अंदर भरता जाता है, जिसकी वजह से हमारा सेल मोटा हो जाता है। ठीक है, चलो तो आंसर क्या है, हाइपरटोनिक। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक्स पार्ट इन। अब मुझे ये बता दो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। हमारा एक सेल ऑर्गेनेल है जिसपे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो भाई अगर इसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट है, तो कहीं ना कहीं ये क्या, प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कर रहा होगा। नो प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, नो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या है,
नो प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब हमारा ये सी वाला ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद लिपिड सिंथेसिस हाँ करता है, हमें पता है। डिटॉक्सिफिकेशन भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी। अब भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स तो प्रेजेंट होते नहीं है, राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होने की वजह से कोई प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। भाई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बचे कौन से, दो ऑप्शन। हमें पता है कि लिपिड सिंथेसिस भी करता है और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, डी, बोथ ए एंड बी। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। इससे समझ में आ रहा है कि आप सब लोग काफी अच्छे से पढ़ के आए हो। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, जो कि है जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल इज कंटेन्ड इन। भाई जेनेटिक मटेरियल का सेंटर क्या होता है यूकैरियोटिक सेल में, कौन बता सकता है मुझे? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जेनेटिक मटेरियल जो यूकैरियोटिक सेल का है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। यस एग्जैक्टली, इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जो कि हमारा कंट्रोल सेंटर होता है। हमारे जितने भी सेल डिवीजन का प्रोटीन के सिंथेसिस कराने का जो इंफॉर्मेशन है वो कौन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस ही प्रोवाइड करता है, जो कंट्रोल सेंटर होता है। इसी के अंदर यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, जो कि है हमारा सेंट्रोसोम्स अकर्स इन। सेंट्रोसोम किसमें प्रेजेंट होते हैं? पहले तो मुझे ये बताओ कि ये सेंट्रोसोम होते क्या है, कौन मुझे बता सकता है कि ये सेंट्रोसोम्स होते क्या है? क्या होते हैं सेंट्रोसोम्स? सेंट्रोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये भी एक टाइप का क्या है, सेल ऑर्गेनेल है। ये सेंट्रियोल्स क्या होते हैं ना, स्पिंडल शेप के होते हैं और राइट एंगल पे अरेंज होते हैं इस तरीके से। और ये क्या है, सेल डिवीजन के टाइम पे एस्ट्रल्स बनाते हैं, थ्रेड्स बनाते हैं, स्पिंडल थ्रेड्स फॉर्म करते हैं, स्पिंडल थ्रेड्स। तो भाई अब हमने पढ़ा है कि सेंट्रोसोम्स किसमें एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन 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 अब एक गलतफहमी आपकी यहाँ पर आ गई कि देयर आर सम ऑफ द लोअर प्लांट्स आल्सो व्हिच डू कंटेन सेंट्रोसोम्स। तो यहाँ पे एनिमल सेल के साथ साथ ये होगा आंसर की लोअर टाइप्स ऑफ या सम लोअर प्लांट सेल्स कंटेन्स द सेंट्रोसोम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी वाला, बी वाला नहीं होगा। बहुत सारे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम ये चीज क्या बता रही हैं, हमने तो पढ़ा है सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है। नहीं, देयर आर सम ऑफ द लोअर प्लांट्स ऑल्सो जो कि बहुत वेल डेवलप्ड नहीं होते, उनमें भी सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, एनिमल सेल्स एंड सम लोअर प्लांट सेल्स इज द आंसर, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, जो कि है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन। भाई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होती है हमारी, कौन बता सकता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है हमारी क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। और ये सारे थाइलाकॉइड को मिला करके क्या बनाता है हमारा, ग्रेना। तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो भाई देखो अगर इसमें थाइलाकॉइड दिख रहा है तो बताओ, नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें पता है कि जो थाइलाकॉइड्स होते हैं वही सारे कॉइन की तरह स्टैक करके ग्रेना फॉर्म करते हैं। तो उसका आंसर क्या हो गया हमारा, ग्रेना हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ग्रेना। देखो जरूरी नहीं है जो चीज आपने पढ़ी है वही ऑप्शन में आपको गिवन है, आपको दोनों तरीके से उसका मीनिंग पता होना चाहिए। हमें पता है कि ये जो थाइलाकॉइड्स होते हैं ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इकट्ठा होकर के क्या फॉर्म करते हैं, ग्रेना फॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ग्रेना हो गया, विच इज द डी ऑप्शन। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है? भाई हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन। इवन न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन ही होता है। ये आपके 9th में नहीं गिवन है लेकिन है ही ऐसा। इवन प्लास्टिड्स भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से ही बने होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, वैक्यूल, जिसमें एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट।
प्लास्ट, वेरी गुड। तो हमारा आंसर क्या हो गया? वैक्यूल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड तीनों ही डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से सराउंडेड होते हैं। सिर्फ वैक्यूल ही है जिसमें एक सिंगल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया? वैक्यूल हो गया। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट नोन सेल इज। अच्छा, लार्जेस्ट नोन सेल तो हमें पता है जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट सेल हमको पता है एग होता है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर कि स्मॉलेस्ट सेल क्या होता होगा इसमें से? सोचो सोचो जानम हम, ये एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए। अब देखें, अगर ये आपके एग्जाम में आ गया एमसीक्यू, तब देखते हैं कि कौन कौन ये आंसर एकदम करेक्ट देता है। यस, एग्जैक्टली। तो इसका आंसर क्या है? हमारा माइकोप्लाज्मा, जिसको हम PPLO भी बोलते हैं, प्लूरोप्लाज्मिक ऐसे करके कुछ है इसका नाम, PPLO। माइकोप्लाज्मा ही हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नोन सेल है, जो कि एक टाइप का बैक्टीरिया है और इन्फेक्शन भी कॉज करता है, ठीक है। तो भाई नर्व सेल तो लॉन्गेस्ट सेल हो गए, वो भी ह्यूमन बॉडी के, और ओवम भी हमारा सेल होता है, लेकिन वो भी अच्छा खासा बिग साइज का होता है, यीस्ट भी होता है भाई, ठीक है। चलो, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू, जो कि है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन वाज यूज्ड टू स्टडी। किसको स्टडी करने के लिए हमारा सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यूज हुआ था और किसने यूज किया था? मुझे कोई बता सकता है? कौन बता सकता है भाई? ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने एक छोटे से इंटरेस्टिंग से बॉक्स में पढ़ा होगा और ये नहीं सोचा होगा कि वो एक इंटरेस्टिंग बॉक्स से भी एक एमसीक्यू बन सकता है। देख रहे हो, वो एक छोटे से इंटरेस्टिंग से बॉक्स में आपने पढ़ा होगा डिड यू नो करके, या इंटरेस्टिंग फैक्ट करके, जिसमें से मैं आपके लिए एक एमसीक्यू लेके आई हूँ, क्योंकि कई भाई कोई भरोसा नहीं है, आपकी मैम कहीं से भी एमसीक्यू दे सकती हैं आपको। तो आपको वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं सब पढ़ के जाने हैं, गलती से भी उनको छोड़ करके नहीं जाने का है भाई, बिल्कुल भी ये गलती करने का ही नहीं है, ठीक है। मैम बोल रही है तो मतलब नहीं करके जाने का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गोल्गी एपरेटस, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन किसने? कैमिलो गोल्गी ने ही यूज किया था। उनके नाम से ही इस सेल ऑर्गेनेल का नाम गोल्गी एपरेटस पड़ा है, जिसका काम क्या होता है? प्रोटीन्स की पैकेजिंग करना, पैक करके पोस्ट हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन की पैकेजिंग करता है, सॉर्टिंग करता है कि नहीं करता है। तो उनके नाम पे ही गोल्गी एपरेटस का नाम पड़ा और उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन का यूज किया था। तो भाई ये था आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट वाले, इंटरेस्टिंग बॉक्स वाले में से एक एमसीक्यू। तो मेक श्योर कि आप वो इंटरेस्टिंग बॉक्स भी ना छोड़कर जाएं अपने एग्जाम में, ठीक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मियोसिस। तो एक सबसे एसेंशियल फीचर मियोसिस का क्या होता है? कौन बता सकता है भाई? मियोसिस। अब माई मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो हाफ हो जाते हैं। और ये रिडक्शनल डिवीजन ना हमारे गैमीट्स में होता है, स्पर्म और ओवम में होता है। किस में होता है? स्पर्म में और ओवम में। इनमें जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब ये दोनों मिलकर के एक जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं तो वो बनाते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। वापस से हमारा क्रोमोसोम नंबर बैक टू द नॉर्मल हो जाता है, और इसको आधा करने का काम हमारा मियोसिस करता है। तो भाई मियोसिस में ना क्रॉसिंग ओवर, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स या डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दोनों रिपीट हो गए हैं, कोई बात नहीं। देखो, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस माइटोसिस में भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं तो भाई अपना अपना न्यूक्लियस उनको चाहिए होगा। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एक एसेंशियल फीचर नहीं होगा, क्योंकि वो मियोसिस में भी हो रहा है, माइटोसिस में भी हो रहा है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स माइटोसिस में भी फॉर्म करती है, मियोसिस में भी फॉर्म करती है, ठीक है। तो बचा कौन सा? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि दो जो जीन्स हो
रहे हैं या दो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, उनके बीच में क्रॉस ओवर हो जाता है, तो ये क्रॉसिंग ओवर सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में होती है। ठीक है, क्रोमोसोम की मिक्सिंग होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है, मदर वाला क्रोमोसोम फादर वाला क्रोमोसोम दोनों मिला करके अलग अलग करके मतलब मिला करके एक नया क्रोमोसोम जो बनता है उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, और ये क्रॉसिंग ओवर सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में होती है, माइटोसिस में नहीं होती है। तो इसका एसेंशियल फीचर हमारा क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर द वन ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ मियोसिस, जो कि सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में होती है, माइटोसिस में नहीं होती है। माइटोसिस हमेशा सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स का मतलब जो हमारे नॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं उनमें होता है क्या? माइटोसिस। इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, ये सेल की ग्रोथ के लिए, सेल की डिवीजन के लिए बस काम करते हैं। माइटोसिस हमेशा सेल ग्रोथ और डिवीजन करवाता है, सेल की नंबर बढ़ाने में काम आता है, जबकि मियोसिस जो होता है ना, हमारे क्रोमोसोम का नंबर हमारी बॉडी में मेंटेन रहे ये एंश्योर करने के लिए सेक्स सेल्स में होता है मियोसिस, मतलब गैमेटिक सेल्स में। स्पर्म और ओवम बताया जो कि सेक्स सेल्स हैं आपके, जो मिला करके आपका जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो मियोसिस में एसेंशियल फीचर क्या हो गया? क्रॉसिंग ओवर। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। आई होप सबको ये समझ में आया होगा कि मियोसिस क्या होता है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू सेल्स फॉर। ऑर्गेनिज्म न्यू सेल क्यों प्रोड्यूस करता है? भाई अभी बताया मैंने, दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं हमारे, एक होता है माइटोसिस और एक होता है हमारा मियोसिस। मियोसिस क्या करता है? रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये सेक्स सेल्स प्रोड्यूस कर रहा होता है ना? क्या कर रहा होता है? रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। किसकी प्रोडक्शन करता है? स्पर्म की और ओवम की। और भाई ये दोनों क्या है? सेक्स सेल्स हैं, और ये दोनों जब तक फ्यूज नहीं होंगे तब तक जाइगोट तो बनेगा ही नहीं, और ये बनाने का काम कौन कर रहा होता है? मियोसिस के थ्रू ही हो रहा होता है। माइटोसिस क्या होता है? सेल की ग्रोथ करवाता है। क्या करवाता है? सेल की ग्रोथ करवाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑर्गेनिज्म है जो वो न्यू सेल प्रोड्यूस कर रहा है वो किसकी वजह से? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों की वजह से। तो आंसर क्या हो गया? बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आया समझ में कि नहीं आया? भाई आ गया होगा, बहुत इजी सा है, कुछ नहीं है भाई। सेल की डिवीजन करने में, ग्रोथ करने में, रिप्रोडक्शन में करवाने में, ये सब में ये सेल्स ही हेल्प करते हैं भाई। सेल डिवीजन उसी से हो रहा होता है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब इसमें आपके मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो भी 5 ऐसे क्वेश्चंस जो आने के 101.111% हो हैं आपके। तो इन सारे क्वेश्चंस को ना बहुत ध्यान से देखना। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, है ना, उसके बाद हम वापस से इस सेक्शन पे आते हैं। चलो तो देख लेते हैं हमारा ये मीडियम वाला लेवल क्वेश्चन। अब भाई अभी तक हमने बहुत इजी वेरी इजी क्वेश्चन सॉल्व करे, फ्लेक्स मारा कि हमें ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये मीडियम लेवल वाले क्वेश्चंस हमको आते हैं कि नहीं आते हैं। बात तो ये आती है। चलो तो पहला है ये कि विद इन द सेल द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज। भाई सेल के अंदर कौन सा ऐसा साइट है जिसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है? मैं आपको बता दूं, ये जो रेस्पिरेशन होता है ना, इसमें फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? फूड ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तब एटीपी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो भाई एटीपी से अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये एटीपी किस में फॉर्म होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है फूड का ऑक्सीडेशन करवाना, उसका ब्रेकडाउन करवाना, ताकि उसमें से हम एनर्जी रिलीज करवा सके। और एनर्जी हमारे किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी कौन बनाता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। देखो इस तरीके से पूरा कोरिलेट करके आपको सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये सारे एमसीक्यूज बहुत अच्छे से सॉल्व करके आ रहे हो। ठीक है, चलो
Moving on to the next question, cell secretion is done by which organelle? तो सेल में जो सिक्रीशन होता है कोई भी हॉर्मोन्स का, कोई भी प्रोटीन का, कुछ भी चीज, एंजाइम्स का, वो कौन सिक्रीट करता है? प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस या न्यूक्लियोलस? अब भाई देखो, प्लास्टिड्स तो नहीं करते हैं भाई, क्योंकि वो होते हैं प्लांट सेल में और उनका काम क्या होता है? पिगमेंट्स प्रोडक्शन का। न्यूक्लियोलस भी नहीं करते क्योंकि उनका काम क्या होता है? राइबोसोम्स की सिंथेसिस करना। बात आती है गोल्गी एपरेटस की और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, क्योंकि दोनों में ही प्रोटीन होता है भाई, ठीक है, दोनों को ही हम प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं। लेकिन ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करता है? ये करता है प्रोटीन की सिंथेसिस। क्या करता है? ये करता है प्रोटीन की सिंथेसिस। जबकि जो गोल्गी एपरेटस होता है, ये प्रोटीन की पैकेजिंग, सॉर्टिंग और सिक्रीशन, सॉर्टिंग अलग अलग करना, पैकेजिंग और सिक्रीशन, तीनों में ही काम करता है। ठीक है, क्या करता है? तीनों में ही काम करता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? गोल्गी एपरेटस। ठीक है, तो एक तरीका आपने देखा, जब भी आपको कोई आंसर नहीं आता हो एमसीक्यू का, तो कोशिश करके ना उसके ऑप्शंस पे जाया करो और ऑप्शंस को सोचने का ट्राई किया करो। हमें पता है कि प्लास्टिड्स प्लांट्स में होते हैं और उनका काम पिगमेंट का होता है, पिगमेंट प्रोडक्शन का और स्टोरेज का। फिर आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं गोल्गी एपरेटस, इसमें भी प्रोटीन की पैकेजिंग, सॉर्टिंग होती है, लेकिन सिक्रीशन भी होता है। ये वहां पे सिक्रीट करता है जहां पे वो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। और न्यूक्लियोलस हमें पता ही है कि वो राइबोसोम्स की सिंथेसिस करता है। तो इस तरीके से ना ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी ना आप एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको कोई एमसीक्यू ना आए तो इस तरीके का ट्रिक, स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एनिमल सेल लैकिंग न्यूक्लियाई वुड आल्सो लैक इन। भाई अगर एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस लैक कर रहा है, न्यूक्लियस नहीं है उसके अंदर, तो ऐसी कौन सी चीज है जो उसके अंदर एब्सेंट रहेगी? अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो वो वाला सेल ऑर्गेनल भी उसके अंदर एब्सेंट रहेगा। देखो हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, लेकिन न्यूक्लियाई एब्सेंट है, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वैसे भी न्यूक्लियस से कोई वो नहीं है, लाइसोसोम्स का भी कोई न्यूक्लियस से मतलब नहीं होता है। तो आता है सेंट्रोसोम्स। न्यूक्लियस हमारा क्या होता है? कंट्रोल सेंटर, डिवीजन करवाता है। और सेंट्रोसोम्स के अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं कि नहीं करते? तो भाई अगर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी तो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं। तो क्या हो गया आंसर? सेंट्रोसोम। ठीक, Moving on to the next question, which is plasmolysis occurs due to। अब भाई ये बता दो पहले तो मुझे कि प्लाज्मोलिसिस किस में होता है? प्लाज्मोलिसिस एनिमल सेल में होता है कि प्लांट सेल में होता है? ठीक है, प्लाज्मोलिसिस एनिमल सेल में होता है कि प्लांट सेल में होता है? पहले तो मुझे यही बता दो। देखिए इसका आंसर मुझे कौन कौन दे पाता है। पता है क्या होता है, किस में होता है? प्लाज्मोलिसिस जो होता है वो होता है प्लांट सेल में। क्या होता है? प्लांट सेल में होता है। ठीक है, जिसमें से क्या हो जाता है? सेल क्या हो जाता है? इसकी श्रिंक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है वो मूव्स आउटसाइड। ठीक है, तो अब भाई एंडो ऑस्मोसिस में तो पानी अंदर जाता है, एंडो मतलब इनसाइड। वाटर इज मूविंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और वो भी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर इज मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, क्योंकि सेल के अंदर पानी का कंटेंट ज्यादा होता है, बाहर पानी का कंटेंट कम होता है, तो सेल क्या हो जाता है? श्रिंक कर जाता है। तो रीजन क्या हो गया हमारा? एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस में भी सेल श्रिंक हो रहा है और वो क्या कर रहा है? प्लाज्मोलिसिस कर दे रहा है। प्लाज्मोलिसिस एक प्रोसेस है आपका जो एक्सोऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है। एक्सोऑस्मोसिस मतलब आपका जो वाटर है वो सेल के अंदर से निकल करके बाहर जा रहा है, क्योंकि सेल
के सराउंडिंग में पानी की कमी है, तो हाई कंसंट्रेशन से पानी लो कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो सेल होता है प्लांट सेल वो श्रिंक हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? एक्सोऑस्मोसिस। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सेल इंक्लूजन्स आर। अब ये सेल इंक्लूजन्स किस चिड़िया का नाम है भाई? कौन बता सकता है कि सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं? कोई बता सकता है सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं? सोचो सोचो सोचो, हाँ वर्ड पे फोकस करो एक बार। ये जो सेल इंक्लूजन्स होते हैं ना, ये एंजाइम्स और ग्लूकोज और फ्लूइड मटेरियल होता है आपका, जिसका काम सिर्फ मेटाबॉलिक्स में हेल्प करना होता है, जिसका काम सिर्फ मेटाबॉलिक का होता है, बाकी वो कोई लिविंग चीज नहीं होती है। क्या होती है? वो कोई लिविंग चीज नहीं होती है। क्या होती है? लिविंग चीज नहीं होती है। तो सेल ऑर्गेनल नहीं हो गया, क्योंकि भाई सेल ऑर्गेनल तो लिविंग मटेरियल हो गया। साइटोस्केलेटन भी नहीं बनाता है, कंबाइंड नेम भी नहीं होता है सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो आंसर क्या हो गया? अभी मैंने बोला नॉन लिविंग होते हैं, तो भाई एंजाइम्स, ग्लूकोज, ये सब क्या है? नॉन लिविंग मटीरियल है, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो आंसर क्या हो गया? नॉन लिविंग मटीरियल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये सारे क्या होते हैं? सेल इंक्लूजन्स होते हैं, जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आया समझ में? पक्का। चलो मूविंग ऑन टू द राउंड 3 और लेवल 3 अपना। अब इसमें मैंने इंक्लूड कर दिए हैं आपके दो ऐसे एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि भाई एजर्शन रीजन में ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है। तो इसीलिए मैं आपके लिए एजर्शन रीजन का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करने हैं। ठीक है, तो देख ले अब कैसा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। हाँ भाई ठीक है, हमें पता है कि सारे एनिमल्स और प्लांट सेल्स से मिलकर के बने हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ डीएनए। हाँ, प्लांट्स और एनिमल्स डीएनए से बने हैं, डीएनए ने बनाया है प्लांट और एनिमल्स को। हाँ भाई, प्लांट्स और एनिमल सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट रहता है, लेकिन डीएनए बनाया नहीं है, डीएनए ने नहीं बनाया है प्लांट और एनिमल सेल्स को। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो गया? बोथ ए एंड आर ट्रू। डीएनए होता है उसके अंदर, लेकिन ए जो हो गया हमारा, जो एजर्शन हो गया, वो उसके लिए ये रीजन सही नहीं है, उसके लिए ये रीजन सही नहीं है। देखो, आपको पहला सेंटेंस पढ़ना है, उसका मीनिंग समझना है, मीनिंग समझने के बाद आप रीजन पे आओ और देखो कि जो पहला मीनिंग आपको दिया हुआ है उसका दूसरा रीजन है कि नहीं है। तुम्हारा नाम, मेरा नाम खुशबू है, ठीक है, और उसके रीजन में मैंने दिया कि मेरा नाम खुशबू मैम है ना। तो जो मैंने एजर्शन दिया उसके रीजन में मैंने जो बोला कि मेरा नाम खुशबू मैम है, तो वो दोनों मैच कर रहे थे। मेरा नाम खुशबू है, दूसरी लाइन में भी मैंने बोला कि हाँ मेरा नाम खुशबू है, तो रीजन क्या था? बिल्कुल करेक्ट था कि नहीं था? ठीक है, तो इसमें क्या था? हमारा जो एजर्शन था, प्लांट्स और एनिमल सेल से मिलकर के बने हैं, ठीक है, और दूसरा वाला क्या था? प्लांट्स और एनिमल सेल के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो डीएनए ने प्लांट और एनिमल सेल को नहीं बनाया है। तो इसीलिए हमारा दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हुए, लेकिन पहले स्टेटमेंट का रीजन दूसरा नहीं हुआ। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सम सेल्स लाइक अमीबा शो चेंजमेंट इन देयर सेल्स। हाँ भाई, हमें पता है कि अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता है, वो अपने सेल का शेप चेंज करता रहता है, कर सकता है। ठीक है, तो इसके रीजन में देखिए क्या दिया हुआ है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो सेल शेप चेंजिंग फीचर्स। भाई सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसा फीचर नहीं शो करते हैं। एक अमीबा है जिसके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो अपने सेल के शेप को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सेल के शेप को चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए ट्रू है, लेकिन आर जो है वो फॉल्स है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये फीचर नहीं प्रेजेंट होता है। अमीबा के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये फीचर नहीं प्रेजेंट होता। तो पहले स्टेटमेंट के बेसिस पे हम दूसरा स्टेटमेंट को रीजन कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एजर्शन और रीजन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको
ये ट्रिक समझ में आई होगी, तरीका समझ में आया होगा कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। एंड अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो ये टेलीग्राम का लिंक है जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको सारे आपके अपने सेशंस के अपडेट्स वहाँ से मिलते रहेंगे और ये सेशन की पीडीएफ भी आपको वहीं से ही मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपसे ऐसे अमेजिंग सेशंस मिस ना हो जाएं। एंड मेक श्योर कि आप ये सारे आपके अपने फेवरेट मास्टर टीचर का शॉर्ट्स का चैनल है जिसमें वो आपके सारे एकेडमिक कंटेंट को, चाहे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश या एसएसटी ही क्यों ना हो, सबको 60 सेकेंड्स में रिवाइज करवाने वाले हैं। और ये 60 सेकेंड्स का रिवीजन आपको भी पता है आपके मिड टर्म्स में आप कितना हेल्प करने वाला है फोड़ने के लिए। तो किसका है इंतजार तुमको, जाओ जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब करो और ये सारे शॉर्ट्स के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय बाय।